हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अपनी पिछली क्लास का, जो भी हमने अपनी पिछले क्लास में पढ़ा, ताकि हम अभी जो हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, उससे चीज़ों को रिलेट कर पाए। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, या कह सकते हैं हम विकास के सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, जिसमें था हमारा, हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमने उसमें पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी में हमने पढ़ा कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो हमारा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलने वाली प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हमारा जो डेवलपमेंट है या विकास है। फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन के बारे में। हमने पढ़ा कि जो हमारे जितने भी एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, विकास के जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक एस्पेक्ट में भी अगर हमें चेंज देखने को मिलता है, तो वो और सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें भी हमें चेंजेस देखने को, या उस चेंज का कहीं ना कहीं अफेक्ट देखने को हमें मिलता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, की कुछ दो इंडिविजुअल है वो सेम नहीं हो सकते, या कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। किसी न किसी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो है हमारा, उसके बेसिस पे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिजिकली, कॉग्निटिव या सोशल इमोशनल बेसिस पे हमें डिफरेंस देखने को मिले, या एनवायरनमेंट के बेसिस पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर हमने कुछ पॉइंट पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की जो डेवलपमेंट है, जो कि विकास है, गुणनफल है आनुवंशिकता और वातावरण का। हमने ये चीज़ें पढ़ी कि दोनों का ही रोल डेवलपमेंट में, विकास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपनी अपनी जगह दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हम दोनों में से किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हमने इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ा कि हेरिडिटी में हमारा क्या आता है, एनवायरनमेंट में हमारा क्या आता है। ठीक है। हमने पढ़ा कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट पैटर्न, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसका एक डिफाइंड पैटर्न है, एक यूनिवर्सल पैटर्न है। ग्रॉस टू फाइन जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, होल टू पार्ट की हमने बात करी। तो इन चीज़ों की हमने बात करी। फिर हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। यानी कि चीज़ों में, जैसे किसी स्टेज में हम गए, उसमें पहले हम वर्क करते हैं, उस स्टेज के जो रोल्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, उस स्टेज के रोल्स को फुलफिल करने के लिए हम उस स्टेज में वर्क करते हैं, और जब हम उन वर्क को करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, तब जाके हम अपने नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है, एक लीनियर डेवलपमेंट हमारा नहीं है। ठीक है। ये तो था हमारा पिछले क्लास का छोटा सा डिस्कशन, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा। अब आते हैं आज के नए टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड्स को, कि टीचिंग मेथड्स होते क्या है, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और कौन इन मेथड्स का यूज़ करता है, किस तरीके से यूज़ करता है, किसके अकॉर्डिंग यूज़ करता है। तो हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग मेथड्स। ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये क्या कह रहा है? मैथड्स वो टूल है या वो वेज है जिसके थ्रू हम अपने लेसन को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि इन मैथड्स का यूज़ टीचर करते हैं बच्चों को एक लेसन को प्रेजेंट करते टाइम। जब भी जो टीचर है क्लासरूम में जाता है अपना लेसन को प्रेजेंट करने, या जो भी उसने तैयार किया होता है, तो उस टाइम पे वो किस तरीके के टूल्स, किस तरीके के मैकेनिक्स, किस तरीके के वेज को वो यूज़ करता है बच्चों को चीज़ें समझाने में, उसका लेसन प्रेजेंट करने में, वो किस तरीके के मेथड्स, किस तरीके के वेज का यूज़ करता है, वो होते हैं हमारे टीचिंग मेथड्स कह सकते हैं, टीचिंग वेज कह सकते हैं, टीचिंग टूल्स हम इनको कह सकते हैं। ठीक है। जिसके थ्रू जो टीचर होता है ना, वो लेसन को अच्छी तरीके से बच्चे को समझा सके, कॉम्प्रिहेंसिव बना सके बच्चे के लिए। तो जो ये मेथड्स होते हैं इनका यूज़ टीचर करता है कि बच्चे को उसका लेसन, जो भी वो पढ़ाना चाहता है, जो भी वो समझाना चाहता है, उसे अच्छे तरीके से वो समझ आ जाए। ठीक है। जो मेथड्स हैं, ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, इनके
पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों तरीके से हमें देखे जाते हैं, बट ज़्यादातर इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ होते हैं जो हमें नेगेटिव भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कि टीचिंग मेथड्स होता क्या है। तो आपको समझ आ गया होगा टीचिंग मेथड्स वो वेज, वो टूल्स, वो मैकेनिक्स होते हैं जिससे जो टीचर को ये हेल्प करते हैं अपने लेसन को प्रेजेंट करने में, अपने लेसन को बच्चों तक समझाने के लिए ये चीज़ें हेल्प करती हैं टीचर को, और टीचर इनका यूज़ करती है तब जब वो अपना लेसन बच्चे को समझा रही होती है। ठीक है, अब आते हैं हम कि ये टीचिंग मेथड्स हैं क्या, कौन से टीचिंग मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की, तो सबसे पहला जो टीचिंग मेथड हमें देखने को मिलता है, सबसे पहला जो टीचिंग मेथड हमें देखने को मिलता है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरीज तो आप सबने सुनी होगी, बचपन से हम स्टोरी सुनते हैं, अपनी नानी दादी या अपने पेरेंट्स हमें सुनाते हैं कहानियाँ, या हम कहीं ना कहीं टीवी में सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ते हैं स्टोरीज की। ठीक है, तो हमने कहानियों से तो हम हमेशा से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कहानियाँ बच्चों को सुनना भी पसंद होती है। ठीक है, तो जो स्टोरी टेलिंग मेथड है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को चीज़ों को समझाने का। क्यों? क्योंकि इसमें कहानियाँ सुनना बच्चों को अच्छा लगता है, और अगर हम चीज़ों को या उनके लेसन्स को कहानियों से जोड़कर अगर हम पढ़ाते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहता है। ठीक है, और उनको मज़ा भी आता है, और खेल खेल में वो सीख भी जाते हैं चीज़ों को जो हम उन्हें समझाना चाहते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, दिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है ना, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी कि काफ़ी पुराना हमारा कह सकते हैं ट्रेडिशनल, यानी कि चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें। ठीक है, क्या जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, पहले भी जो पुराने टाइम के जो गुरु ऋषि होते थे वो भी बच्चों को कहानियों के सुनाकर चीज़ों को समझाते थे। ठीक है, उनसे रिलेट कर कर, ताकि जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, इम्प्रूव इमेजिनेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है स्टोरी टेलिंग, सोचने की शक्ति, तर्क शक्ति को, जो हमारा कहते हैं सोचने की जो शक्ति होती है उसको भी जो स्टोरी टेलिंग मेथड है उसे भी उसकी पावर को इंक्रीज करता है। ठीक है, इम्प्रूव कंसंट्रेशन और फोकस ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि बच्चों को स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है, उन्हें इंटरेस्ट आता है, तो उनका जो कंसंट्रेशन पावर है, यानी कि जो फोकस करने की जो पावर है वो भी इंक्रीज होती है, बच्चा ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनता है। ठीक है, फिर आता है इन्हांस वोकेबलरी ऑफ डेली यूज, बच्चे की वोकेबलरी, यानी कि जो बच्चे का शब्द भंडार है उसमें भी वृद्धि होती है, बच्चा नए नए शब्दों को सुनता है और नए नए शब्दों को समझता है और अपने शब्द भंडार में उसे एकीकृत करता है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टीचिंग मेथड पर। जो ये तो था हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड कि भाई जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टोरी मेथड है, ऐसा हम अगर देखें टीचिंग पर्पज से, और टीचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को इस मेथड के थ्रू अच्छे से चीज़ों को समझा सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ा कि उनका इंटरेस्ट भी इसमें बना रहता है। ठीक है, और खेल खेल में बच्चे चीज़ों को सीख भी जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड पे, जो है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड। अब टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, देखा होगा आपने स्कूल्स में टेक्स्ट बुक लगवाई जाती है। सबसे पहले तो जो टेक्स्ट बुक होती है ना वो हमारी साइकोलॉजिकल इन्हांस्ड वे में बनाई जाती है। अब ये साइकोलॉजिकल इन्हांस्ड वे क्या होता है, यानी कि बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे के क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे की टेक्स्ट बुक को या करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, ताकि बच्चे को चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके एज के अकॉर्डिंग, जिस एज के अकॉर्डिंग जितनी नॉलेज बच्चे के अंदर होनी चाहिए उसके हिसाब से टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन किया जाता है। तो यही होता है साइकोलॉजिकल इन्हांस्ड वे। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक मेथड को हम समझ लेते हैं कि टेक्स्ट बुक मेथड में है क्या। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है इसमें जो हमारा
टेक्स्ट बुक डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एज, क्लास, इंटरेस्ट एंड कॉग्निटिव लेवल। यानी कि जो बच्चे की किताब है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, बच्चे की एज की, बच्चे की उम्र क्या है, किस एज तक बच्चे को किन चीज़ों को समझ लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बुक्स को डिज़ाइन किया जाता है। बच्चा किस क्लास में है, किस क्लास में बच्चे को किस चीज़ों को समझ लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की बुक डिज़ाइन होती है। बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसके अकॉर्डिंग, और बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, किस लेवल का उसका जो है कॉग्निटिव लेवल है, किस एज पे उसका जिस तरीके का लेवल होता है उसी तरीके से बच्चे की जो है बुक को डिज़ाइन करा जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम साइकोलॉजिकल इन्हांस्ड वे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। टेक्स्ट बुक मेथड में टीचर सिर्फ किताबों को रीड नहीं करती है या बच्चों को साइलेंट रीडिंग करवाती है। इसमें क्या होता है, जो टीचिंग मेथड में दो तरीके से टीचिंग होती है। या तो जो टीचर है वो किसी चैप्टर को या लेसन को पढ़ती है, बच्चे उससे क्वेश्चन पुट अप करके, इस तरीके से जो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। या दूसरा कि जो टीचर है बच्चों से साइलेंट रीडिंग या लाउड रीडिंग करवाकर लेसन को करवा सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम ये कह सकते हैं, हम इसको टीचर सेंटर्ड मेथड भी कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत जो बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो तरीके से हम टीचिंग लर्निंग कर सकते हैं। या तो टीचर लेसन को लाउडली रीड कर कर बच्चों को समझाए, अंडरलाइन कराए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको। ठीक है, या जो बच्चे हैं वो लाउड रीडिंग करें या साइलेंट रीडिंग करें, ताकि जो बच्चे का जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, यानी कि बच्चे की समझने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि हो और बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। क्योंकि अगर वो चीज़ों को समझ पाएगा तो वो किताबें खुद भी पढ़कर अपनी चीज़ों को या किताबों को समझने की जो उसकी शक्ति है वो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ताकि बच्चे की समझने की ताकत तेज हो सके, यानी ताकि जो बच्चे का जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, समझने की जो ताकत है उसमें वृद्धि हो सके, अच्छे से वो चीज़ों को पढ़कर समझना सीख सके। ठीक है, इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है इसके डिसएडवांटेजेस, कि इसमें सबसे पहला तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, टायरसम हो जाता है, यानी कि बच्चा बोर होना शुरू कर देता है टीचर को सुनते सुनते। या अगर साइलेंट रीडिंग या लाउड रीडिंग भी करे तो भी बच्चा परेशान हो जाता है। वो एक जगह इस तरीके से, क्योंकि बच्चा है ना इस एक जगह वो बैठ नहीं पाता। ठीक है, बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड पर, जो है हमारा क्या, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है। हमारा नेक्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड भी हमारा काफ़ी टाइम पुराने टाइम से चलता आ रहा है, क्योंकि जो ऋषि वगैरह और जो गुरुदेव वगैरह होते थे, ये भी अपने जो शिष्य होते थे इनके, उनको इसी तरीके से व्याख्या विधि जिसे हम कहते हैं, व्याख्याएं करके चीज़ों को समझाते थे। ठीक है, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, इसी मेथड को हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। चॉक का तो अभी यूज होने लगा, नहीं तो पहले से फिर टॉक मेथड होता था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ व्याख्या करके अपनी समझ से, अपने लॉजिक से, अपने, ठीक है, अपनी नॉलेज से जो है चीज़ों की व्याख्या करके बच्चों को या शिष्यों को चीज़ों को समझाया जाता था। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है लर्निंग का, ये मैंने आपको बता दिया। इसको हम टीचर सेंटर मेथड ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर होता है वो ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है इन द कंपैरिजन बच्चों के, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सिर्फ सुनने का काम करते हैं, पैसिव लिसनर का यहाँ पे बच्चा काम करता है। और टीचर जो होता है यहाँ पे एक्टिव होता है, वो बोलने का, व्याख्या करने का काम वो यहाँ पर कर रहा होता है। ठीक है, और अगर हम देखें, अगर इसके एडवांटेज देखें तो हम कह सकते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को पहुंचा सकते हैं लेक्चर मेथड से। यानी कि अगर हमारे पास कम समय है तो हम लेक्चर मेथड का यूज़ कर कर ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उन तक जो है चीज़ें या नॉलेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हम इसमें कि बोरिंग मेथड है, भाई व्याख्या करते हैं तो इसमें बोरिंग मेथड है, जो एक बात सुन सुनकर लोग बोर हो जाते हैं। टायरसम मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, लोगों का ध्यान इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है इसमें। ठीक है, फिर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें टीचर एक्टिव होता है ना, तो इसीलिए ये जो मेथड है ये अगेंस्ट है लर्निंग बाय डूइंग, यानी ये करके सीखने का जो हमारा मेथड है, जो कि बच्चों पर के लिए होता है, जो कि चाइल्ड सेंटर मेथड है हमारा, उसके अगेंस्ट है हमारा लेक्चर मेथड। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर मेथड था। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट मेथड पर, जो है
डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अभी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है यानी कि चीज़ों को करके दिखाना, ठीक है। और ज़्यादातर जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वो हमारे साइंस सब्जेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है ना हमारा, जो हमारा demonstration method in which teacher perform demonstration of any concept with the help of experiment, model, some other activities। यानी कि जो demonstration method है, जो टीचर है ना कि किसी भी एक टॉपिक पर या किसी भी एक पॉइंट पर चीज़ों को कर कर दिखाती है, यानी कि बच्चों को अच्छे से परफॉर्म करके दिखाती है। तो किसकी हेल्प से, किसकी मदद से, चाहे वो कोई भी तरीके का एक्सपेरिमेंट हो, जैसे आप लोगों ने जो साइंस लैब होता है उसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी आपने भी अपने साइंस जो आपके लैब्स होते हैं स्कूल में उसमें किया है। जैसे किसी तरीके का मॉडल यूज़ करके, जैसे वाटर साइकिल, आप लोगों ने वाटर साइकिल का मॉडल आपने अपने होल्ड होमवर्क्स में भी, होल्ड होमवर्क जो आपको मिलता है उसमें बनाने को मिलता है, ठीक है। और इस तरीके के मॉडल्स का यूज़ कर कर जो टीचर है वो बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि कर कर दिखाती है कि चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज बाय ऑब्जर्विंग द टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड दे एक्वायर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। यहाँ पे जो टीचर, यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों ही यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो कर कर दिखा रही है, परफॉर्म कर कर दिखा रही है। अगर बच्चा यहाँ पे क्या कहते हैं एक्टिव नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा चीज़ों को, तो यहाँ पे वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट का रोल भी है ना, वो भी यहाँ पे एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, उन चीज़ों को अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वहाँ से गेन कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है कि जो टीचर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कौन सा स्टेप कब कर रही है, पहले कौन सा स्टेप कर रही है, फिर कौन सा स्टेप कर कर दिखा रही है। क्योंकि ये चीज़ें उसे खुद भी तो करनी है ना, जब वो लैब में जाएगा या क्लास में कभी अगर उसको मौका मिला डिमॉन्स्ट्रेट करने का, तो वो उसको भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही यहाँ पे एक्टिव रोल होता है, ठीक है। मोर देन वन सेंस इज यूज इन दिस। यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल जितने भी सेंसेस, पूरे 5 सेंसेस का यूज कर कर बच्चे को इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इसके सारे सेंसेस, बच्चे के सुनने का, बच्चे को देखने का, जो टीचर बोल रही है बच्चा जब ढंग से सुनेगा तभी तो उसको चीज़ें समझ आएगी। बच्चे का जो देखना, बच्चा जब तक चीज़ों को जब देख रहा है तभी तो वो चीज़ें समझ रहा है ना। तो वही यहाँ पे बच्चे की जो सारी सेंसेस है, 5 के 5 सेंसेस का यहाँ पे बच्चे का यूज होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है दिस मेथड हेल्प रिमेन द नॉलेज परमानेंट। यानी कि जो मेथड है ना, इससे जो बच्चे की नॉलेज है ना वो परमानेंट होती है, क्योंकि बच्चा देख रहा है चीज़ों को जिस तरीके से टीचर कर रही है। और जो हम कहते हैं कि देखकर हम चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे टीचर बोल भी रही है और कर कर भी चीज़ों को दिखा रही है। तो इससे जो उसकी नॉलेज है वो कॉन्सेप्चुअल भी हो रही है, यानी कि उसके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और परमानेंट भी हो रही है, क्योंकि वो जब देख रहा है तो वो चीज़ों को भूलेगा नहीं। परमानेंट नॉलेज उसको उस टाइम वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू मिल रही है, ठीक है। डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, यानी कि बच्चे की देख के बच्चे नॉलेज को गेन करने की, ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पे डेवलप हो रही है, अच्छे से उस स्किल का भी डेवलपमेंट हो रहा है। स्टूडेंट को टीचर के थ्रू डायरेक्ट नॉलेज मिल रही है, जैसे जैसे टीचर कर रही है स्टूडेंट उसको देख रहा है और डायरेक्ट नॉलेज को वो टीचर से ले रहा है, ठीक है। स्टूडेंट एंड टीचर, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट एंड टीचर बोथ एक्टिव वाइल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। दोनों ही टीचर और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो ये था आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे हम आ जाते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसमें भी हमारे दोनों टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का ही रोल एक्टिव प्ले होगा और दोनों की ही नॉलेज को गेन होगा। इसमें टीचर की नॉलेज को भी टेस्ट किया जाता है क्वेश्चन आंसर मेथड में स्टूडेंट्स के थ्रू। जैसे कि इस सबसे पहले तो ये जो मेथड है हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड, ये हमें सोक्रेट ने दिया, ठीक है, सुकरात ने दिया, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा
हमारे स्पिरिट है, हमें नॉलेज है, बट उसे निकालने की ज़रूरत है। किसके थ्रू? क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। जैसे जैसे जो बच्चा क्वेश्चन पुटअप करेगा, जैसे जैसे बच्चे का इमेजिनेशन, जैसे जैसे बच्चे की सोचने की शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे बच्चे की जो अंदर नॉलेज है ना, जो इनेट नॉलेज है, उसके उसके अंदर वो निकलने की कोशिश करेगी। नॉलेज तो बच्चे के अंदर है, बट जैसे जैसे वो चीज़ों को समझना शुरू करेगा, वो जो नॉलेज है वो बाहर निकलेगी और उसके थ्रू बच्चा टीचर से क्वेश्चन पुटअप कर कर तो चीज़ों को समझेगा। तो यही सोक्रात ने कहा, जो नॉलेज है बच्चे के स्पिरिट में है, बट उसे क्वेश्चन आंसर्स मेथड के थ्रू बस निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर इन्हांस द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट थ्रू पुटिंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट। टीचर भी स्टूडेंट से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पुट कर सकती है, या स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रोल है टीचर का और स्टूडेंट का, दोनों की यहाँ पे जो नॉलेज है टेस्ट हो रही है, दोनों की ही नॉलेज को गेन हो रहा है, दोनों ही यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे हो रही है। जो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रही है, अगर वो सही बता रहा है तो और भी जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो भी उस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, और अगर वो कहीं मिस्टेक कर रहा है तो टीचर उस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है, तो और जब बाकी स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिशियल है, और जो बचे हुए बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो पूछा हुआ क्वेश्चन बेनिफिटेड होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी भी होती है क्वेश्चन आंसर मेथड में। ठीक है, फिर आता है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों ही, जो टीचर है स्टूडेंट है, दोनों ही यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द टीचर रेज द क्वेश्चन एंड डेवलप द लेसन विद द हेल्प ऑफ आंसर एंड रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट। दोनों यहाँ पे टीचर भी क्वेश्चन रेज करती है लेसन के बीच में, या जब वो पढ़ा रही है, या जब वो कोई लेसन को प्रेजेंट कर रही है, और बच्चे के आंसर, बच्चे का जो रिएक्शन होगा उस आंसर, इस क्वेश्चन के थ्रू, उससे दोनों को ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, और बच्चे के भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया। क्वेश्चन आंसर मेथड का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इससे बच्चा अपना मत, थॉट्स या आइडियाज़ रखना सीखते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आंसर मेथड है ना, इसका हम कह सकते हैं, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कोई कहें तो वो है कि बच्चा इससे अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, जो वो सोच रहा है उस कंसेप्ट, उस थॉट के को लेकर वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखता है, टीचर के सामने रखना सीखता है। उसका जो डर होता है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एक तरीके से वो अपने मत को रखना यहाँ पे सीखता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड का। अपने भावों को अच्छे से व्यक्त वो कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिव है, और यहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट को फ्रीडम दी हुई है कि हाँ, वो अपने जो उसके थॉट्स हैं, वो आइडियाज़ जो वो सोच रहा है या जो वो कहना चाहता है, उनको उनके सामने रखे। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे, जो है हमारा डिस्कशन, जो है हमारा डिस्कशन मेथड। अब इस डिस्कशन मेथड में क्या है ये देख लेते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट मेथड है हमारा डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड में क्या है, डिस्कशन मेथड में टीचर बच्चों को डिस्कशन करने के लिए प्रेरित करती है, या कह सकते हैं हम प्रोत्साहित करती है, या इनकरेज करती है। हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्कशन मेथड है उसमें जो टीचर है बच्चों को एक टॉपिक पर, एक आइडिया पर डिस्कस करने में हेल्प करती है। डिस्कशन मेथड में टीचर क्या करती है, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देती है, किसमें, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। अब यहाँ पे हम दो तरीके के ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। किस तरीके के, एक तो हेट्रोजीनियस एक ग्रुप होता है हमारा, और दूसरा होता है हमारा होमोजीनियस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा होमोजीनियस। जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें सारे जो डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल कम है, जिनका ज़्यादा मिक्स्ड स्टूडेंट्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारे होमोजीनियस होते हैं उसमें हमें हमारे सेम स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, या तो जिनकी सेम कोई प्रॉब्लम हो, हम कह सकते हैं जिनका सेम लेवल हो, इस तरीके के स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो डिस्कशन होता है ना, उसमें जो स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, या तो हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है बच्चों को लेकर कि बच्चा जो है ना एक दूसरे से
इंटरैक्ट करे, अच्छे से एक दूसरे के अंदर घुल मिल सके। तो इसमें जो बच्चों का जो होता है ना वो इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? इसमें हम कह सकते हैं हमें हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम सेम स्टूडेंट्स, अगर हम होमोजीनियस ग्रुप्स बना देंगे तो वहाँ पे सारे सेम लेवल के स्टूडेंट हो जाएंगे और उनका जो सोचने का तरीका वो सेम लेवल का होगा, तो वहाँ पे किसी तरीके की नॉलेज की इन्हांसमेंट नहीं हो रही है। तो जो हमें ग्रुप्स बनाने चाहिए वो हमें हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बनाने चाहिए, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस तरीके के ग्रुप्स को हमें डिज़ाइन करना चाहिए, जो ताकि जो नॉलेज का भी वहाँ पे इन्हांसमेंट हो। क्योंकि डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंट थॉट, डिफरेंट आइडियाज़ होंगे और डिफरेंट आइडियाज़ वो जो दूसरे बच्चे भी उन चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर वो लो लेवल के हैं, अगर वो बोल नहीं रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं वो भी उस नॉलेज को गेन कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है दिस मेथड गिव्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो हमारा डिस्कशन मेथड है ये उन बच्चों को भी बोलने के लिए प्रेरित करता है जो बच्चे क्लास में नहीं बोलते, बहुत शांत रहते हैं, इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स है, तो उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बोलने के लिए यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन मेथड है, क्योंकि अगर वो ग्रुप में वर्क करेंगे तो उन्हें बोलना तो पड़ेगा, अपना थॉट, अपना आइडिया तो रखना पड़ेगा, तो इसलिए वो यहाँ पे उन्हें बोलने के लिए भी इंकरेज करता है डिस्कशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक पर आपको एक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम नहीं कह सकते, हमें अब एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे कि ग्रुप को, जो हेट्रोजीनियस बच्चों का ग्रुप है, उसको डिस्कशन करना पड़ता है उस टॉपिक पे। तो ये होता है हमारा डिस्कशन मेथड। जैसे मैंने आपको बोला दिस मेथड गिव्स द फ्रीडम ऑफ एंड स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है दोनों ही स्टूडेंट्स का भी, टीचर का। अब डिस्कशन किसके बीच में हो सकता है? या तो टीचर स्टूडेंट के बीच में, टीचर स्टूडेंट को कोई एक टॉपिक दे तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी डिस्कशन हो सकता है, या स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी डिस्कशन हो सकता है। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे बच्चे की डेवलप होती है, सोचने की शक्ति, तर्क की शक्ति यहाँ बच्चे की डेवलप होती है, इमेजिनेशन पावर बच्चे की यहाँ पे डेवलप हो रही है। ठीक है, फिर लोअर क्लासेस के लिए डिस्कशन मेथड इतना नहीं होता, क्योंकि अगर बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाए तो वो तो बात ही इतना करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोअर क्लासेस के लिए अच्छा नहीं होता, यानी कि यूजफुल नहीं है। बड़ी जो हमारी अपर क्लासेस है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है भाई, क्योंकि एक टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हम पूरा जो हमारा एक पीरियड होता है 40 या 45 मिनट्स का, वो हमें चाहिए होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है डिस्कशन मेथड। ठीक है, डिस्कशन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में भी हो सकता है, या स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के बीच में भी हमारा डिस्कशन मेथड हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड क्या है? देखो, जो प्रोजेक्ट मेथड सबसे पहले तो हमें WH किलपैट्रिक ने दिया है, जो कि हमारा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। अभी प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है कि एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस, उससे रिलेटेड कंटेंट को आपको तैयार कराया जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ना, आपका ये किसमें होता है? आपका ये ग्रुप्स में देखने को हमें मिलता है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज, और ये प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, प्रैग्मेटिज्म पे ये बेस्ड है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे हमारा प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हमारा जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बच्चे को प्रोवाइड करता है, क्योंकि बच्चा उस टॉपिक पे सोचता है, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, चीज़ों को समझकर उसके बाद वो चीज़ों को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या उसकी समझने की, सोचने की, चीज़ों को इकट्ठा करने की, ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करने की जो नॉलेज है वो डेवलप होती है। बच्चे को एक प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे देखने को या सीखने को मिलती है। बच्चे की मानसिक जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती है, सोचने की, एनालाइज करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़कर समझने की। ठीक है, इस तरीके की जो स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स जो है, बच्चे की मानसिक स्किल्स इनको हम कहते हैं, वो डेवलप होती है यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड में। जो नॉलेज होती है वो यहाँ पे परमानेंट होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे खुद चीज़ों को समझता है, कुछ खुद चीज़ों को कलेक्ट करता है, खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और इंफॉर्मेशन वो कैसे कलेक्ट करेगा? जब वो चीज़ों को समझेगा, जब वो चीज़ों को समझ के तब जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। इसीलिए जो यहाँ पे नॉलेज होगी वो परमानेंट होगी, क्योंकि हमें बच्चा खुद चीज़ों को यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ग्रुप वर्क होता है ये हमें पता है। ठीक है,
प्रॉब्लम पोज करी जाती है स्टूडेंट्स पे और बच्चे उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। प्रॉब्लम दे दी जाती है बच्चे को और बच्चा जो है उन पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हाइपोथेसिस कर कर उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़कर इस तरीके से देख के उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं या उस प्रॉब्लम के बारे में कहीं ना कोई सोल्यूशन कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस प्रॉब्लम या उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट मेथड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे जो है डिस्कवरी मेथड। अभी डिस्कवरी मेथड क्या है? डिस्कवरी मेथड सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो जीन ब्याजे हैं हमारे, जिन्होंने कि हमें कहा है कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। उन्हें चीज़ों को डिस्कवर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट डिफरेंट जगहों को एक्सपीरियंस करना और उनके थ्रू नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना बच्चे का एक काम होता है। वो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, एक्सपीरियंस करता है और तब जाके वो चीज़ों को डिस्कवर करता है। ठीक है, चिल्ड्रन एक्सप्लोर थिंग एंड डिस्कवर्ड बाय देमसेल्फ, जैसे कि ये लिखा ही हुआ है, चिल्ड्रन एक्सप्लोर थिंग्स एंड एक्सप्लोर बाय डिस्कवर बाय देमसेल्फ। डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है और तब जाके कहीं ना कहीं वो चीज़ों को डिस्कवर करता है। तो ये था हमारा डिस्कवरी मेथड। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे जो है हमारा रोल प्ले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों का, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना उसका रोल ज़्यादा एक्टिव होगा, टीचर का भी कहीं ना कहीं एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइडर, कहीं ना कहीं टीचर भी यहाँ पे रोल प्ले करेगी। बट यहाँ पे जो ज़्यादा रोल प्ले होता है, कहते हैं ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले यहाँ पे स्टूडेंट्स का होता है। सबसे पहले तो ये क्या, ये जो हमारा मेथड है ये हमें किसने दिया? ये दिया JL मरेनो ने हमें ये मेथड दिया, रोल प्ले। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। दिस मेथड टीचर गिव्स अ रोल टू द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर और एनी अदर कैरेक्टर। मान लो कोई हमारा चैप्टर है, ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया बच्चों का और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स ले लिए और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, उनको किरदार उनको बना दिया। और अब बच्चे क्या करेंगे, जो वो चैप्टर है ना उसकी स्टोरी को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, यानी कि उनकी तरह कह सकते हैं हम एक्टिंग कर कर दिखाएंगे, ताकि जो बच्चे की नॉलेज है ना वो परमानेंट हो सके। बच्चा क्योंकि यहाँ पे खुद कर कर सीख रहा है, जो बच्चा कर रहा है वो तो सीख ही रहा है, बट जो बच्चा उन्हें देख रहा है ना वो भी इंटरेस्ट लेकर, वो भी उनको ऑब्जर्व कर कर पूरा कंसंट्रेशन उन बच्चों पर लगाकर चीज़ों को समझ रहा है, चीज़ों को करना सीख रहा है, समझना सीख रहा है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, या जो उसका चैप्टर है वो उसे क्या कन्वे करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें रोल प्ले से बच्चा समझ पाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि बच्चे के अंदर इमोशंस यहाँ पे डेवलप होते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर इमोशन डेवलप नहीं होंगे तो बच्चा वो जो कैरेक्टर उसे दिया गया है उसके अंदर जब जाकर वो रोल प्ले करता है तब उन कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इमोशंस का जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके समझ रहा है, यहाँ पे खुद चीज़ों को कर रहा है, खुद उस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है और वो खुद चीज़ों को कर रहा है। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, यानी ये बच्चा करके सीख रहा है, एक्सपीरियंस से बच्चा सीख रहा है। ठीक है, नॉलेज परमानेंट हो रही है बच्चे की, बच्चे के सारे सेंसेस का यूज़ हो रहा है, कान का, आँखों का, ठीक है, चीज़ों सारे सेंसेस का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ये जो है रोल प्ले हमारा पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और जहाँ जिस मेथड में स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करते हैं वो बेस्ट मेथड होता है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होता है वो करके सीखता है चीज़ों को, और जब बच्चा करके सीखता है ना तो उसकी जो नॉलेज होती है, जो उसकी समझने की शक्ति होती है वो परमानेंट हो जाती है, उसकी जो नॉलेज होती है वो परमानेंट हो जाती है। और आज का लास्ट जो मेथड है वो है हमारा, आज का जो लास्ट मेथड मैं आपको कराऊंगी वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड सबसे पहले तो दिया किसने? एलेक्स पेनकी ऑसबॉर्न। ठीक है, एलेक्स पेनकी ऑसबॉर्न ने हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड दिया। अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है क्या? बच्चों के ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देना ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। बच्चे की इस तरीके की बच्चे को प्रॉब्लम देना ताकि उसको दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, यानी कि अपर लेवल पर उसको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े उस प्रॉब्लम या उस
प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचना पड़े, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसको सोचना पड़े, ठीक है। इस तरीके की बच्चे को प्रॉब्लम देना और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देना, ठीक है। इससे बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है बच्चे की, या सोचने की जो शक्ति है ना बच्चे की, वो डेवलप होगी, ठीक है। तो ये था आपके 10 टीचिंग मेथड जो मैंने आपको इस क्लास में कराया। अभी और भी काफ़ी टीचिंग मेथड्स हैं आपके, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो ये थे आपके 10। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये 10 मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब आने वाले जो और मेथड्स हैं उनके बारे में हम अपनी कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।